हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एस.एम. लांबा आपका बायो वाले गुरुजी चैनल में वेलकम करता हूं। दोस्तों, मानव रोग में हम भाग 7 पढ़ रहे थे। इसके आगे आज मानव रोग में जो वायरस जनित रोग हैं, वायरल बोर्न डिजीजेज हैं, उसमें भाग 8 हम पढ़ेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर इस क्लास में हम ऐसी बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे जो दैनिक जीवन में उनके बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तो जो भी जनरल साइंस का जो कंपटीशन है, चाहे यूपीएससी को हो, चाहे एसएससी को हो, चाहे रेलवे का एग्जाम को हो, चाहे आप दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले जल्दी से बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आइए चलते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट रोग था वो था, हमने हेपेटाइटिस तक लास्ट भाग में पढ़ लिया था। अब चलते हैं 7 नंबर की जो ट्रिक है वो है ट से स्टार्ट हो रही है। तो जो ट है उसको हम यहाँ लिखेंगे ट्रेकोमा। क्या लिखेंगे? ट्रेकोमा, यानी ये भी एक रोग है। दोस्तों, ये जो रोग है ये आँख से संबंधित होता है और कुछ बुक्स में ऐसे लिख रखा है कि ये सब वायरस के द्वारा नहीं होता। ये वायरस और रिकेट्सी नाम का एक जो जीवाणु होता है, कैटेगरी है जीवाणु की रिकेट्सी, तो उसके और वायरस के बीच की एक कैटेगरी है। उसके बीच का एक, यानी दोनों ही लक्षणों वाला एक सजीव है जिसको आप कह सकते हैं ट्रेकोमेटिस, यानी क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, ट्रेकोमा जो है इसका जो कारक है वो क्या होता है? तो कारक का आपको पता रहना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस, ये क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस विषाणु और रिकेट्सी का मध्यवर्ती है, इसलिए इसको विषाणु के अंदर ही पढ़ा जाता है। पहले से ये विषाणु कैटेगरी में इस रोग को पढ़ा जा रहा है, इसलिए हम यहीं पर इसको पढ़ेंगे। तो क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस नाम का एक सजीव है जो आप कह सकते हैं रिकेट्सी व विषाणु का मध्यवर्ती है। मध्यवर्ती मतलब मीडिएटर, यानी दोनों ही इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये रोग किस अंग से संबंधित है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रेकोमा किस अंग को प्रभावित करता है। तो आप यहाँ कह सकते हैं ट्रेकोमा जो है वो आँख को प्रभावित करता है। कौन सा अंग? आँख। आँख के अंदर आप कह सकते हैं ये कॉर्निया और कंजक्टाइवा दोनों को ही प्रभावित करता है। कॉर्निया व कंजक्टाइवा जो है इन दोनों को ही ये प्रभावित करता है। तो आपको ये याद रखना है कि आँख से संबंधित रोग है, आँख में इस वजह से अंधापन आ सकता है। तो ये जो रोग है ये इस कारक के द्वारा होता है और आँख को ये प्रभावित करता है, यही इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेकोमा किस अंग से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो है 8 नंबर पर वो है पो। तो पो से हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। पो फॉर पोलियो। 8 नंबर का जो रोग है वो क्या है? पोलियो। जो पोलियो रोग है इसके बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, क्योंकि इसके खिलाफ उन्मूलन को इसको हटाने के लिए जो पोलियो की खुराक का जो अभियान चलता है, प्लस पोलियो अभियान, तो जो पल्स पोलियो अभियान है वो तो दोस्तों नेक्स्ट जो रोग है वो पोलियो। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। इसको बाल पक्षाघात भी कह सकते हैं, यानी चाइल्ड पैरालिसिस भी कह सकते हैं, यानी छोटे बच्चों के अंदर लकवा आ जाना। बाल पक्षाघात भी इसको कहा जाता है। और दोस्तों ये एक विशेष प्रकार का विषाणु है, उसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर इसका जो विषाणु है, यानी जो कारक है, उसका नाम आपको पता रहना चाहिए। तो यहाँ विषाणु का नाम पोलियो में जो प आ रहा है उसी से स्टार्ट होता है और इसको बोलते हैं पिकोरना वायरस या पिकोरना विषाणु इसको कहा जाता है। सिंपली इसको पोलियो वायरस भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? पोलियो वायरस, यानी रोग के नाम से भी, लेकिन इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पिकोरना विषाणु नाम है। तो आपको इसका विशेष तौर पे विषाणु का नाम याद रखना है। दोस्तों पोलियो किस अंग को प्रभावित करता है, ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन रहेगा
क्योंकि आपको ये लगता है कि सिर्फ हाथों पैरों को ये प्रभावित करता है। नहीं दोस्तों, ये पहले हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पे अटैक करता है। ये विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, इसका जो संक्रमण होगा वो आप कह सकते हैं दूषित जल और भोजन के द्वारा होता है। स्पेशली फीको ओरल ट्रांसमिशन होता है, यानी जो रोगी के मलमूत्र के द्वारा आप कह सकते हैं जो गंदगी है वो जलाशयों में पहुंच जाती है और उसी पानी को या फिर जो गंदा भोजन है उसको हम ग्रहण कर लेते हैं, तो ये हमारे मुख और आहार नाल में प्रवेश करता है, यहाँ इसकी वृद्धि होती है और फिर ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो मूल रूप से ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है दोस्तों? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS को, जिसके अंदर आप कह सकते हैं ब्रेन और मेरुरज्जु, ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है। क्या आता है? ब्रेन और स्पाइनल कोड, यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु आता है। तो ये मूल रूप से मेरुरज्जु और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और इसकी वजह से क्या होता है? बोले तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने की वजह से जो मांसपेशियां हैं, है ना, मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। यानी हमारी मस्तिष्क की इच्छा से ही, तंत्रिका तंत्र की वजह से ही तो हमारी मांसपेशियों में संकुचन होते हैं। तभी तो हम, दिमाग ने चाहा कि इस चीज़ उठानी है तो हम उठाते हैं उसको, लेकिन अब मांसपेशियों में दिमाग का कंट्रोल ही नहीं रहेगा तो वो अंग काम करना बंद कर देता है। तो इसमें आप कह सकते हैं मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? तो दोस्तों देखिए, लक्षण के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आप कह सकते हैं रोगी को जब उसका संक्रमण होता है तो तेज बुखार आता है, फीवर आता है। उसके बाद में उसके अंदर क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस होती है, उसको फटीग महसूस होता है, थकान महसूस होता है। थकान के अलावा उसके हाथ पैर के अंदर दर्द होने लगता है। हाथ पैर में क्या होता है? दर्द होने लगता है। तो हाथ पैर में दर्द होगा और लास्ट में क्या होगा? तो हम कहेंगे लास्ट में सीवियर कंडीशन की बात करें तो लकवा हो जाता है। लकवा यानी हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। छोटे बच्चों में ये काफ़ी कॉमन है। तो ये जो रोग है काफ़ी घातक रोग है, क्योंकि इससे वो अंग है वो काम करना बंद कर देता है। अब इसका कोई उपाय है क्या, या फिर ये जो उपाय से पहले हम कह सकते हैं संक्रमण कैसे हो सकता है? तो देखो, यहाँ पोलियो का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। हम कह सकते हैं कि दूषित जो जल व भोजन है, यानी कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, दूषित जल व भोजन द्वारा होता है। या फिर यहाँ पर एक टर्म यूज कर सकते हैं, फीको ओरल ट्रांसमिशन, फीको ओरल ट्रांसमिशन। इसका मतलब है दोस्तों, जो गंदगी है यानी मलमूत्र है वो ओरल रूट से, यानी गंदगी के अंदर, यानी रोगी का जो मलमूत्र है वो भोजन को और जल को दूषित कर देता है, और फिर मुख यानी ओरल रूट से, मुख के द्वारा ये शरीर में चला जाता है। तो इस तरीके से दूषित जल व भोजन के द्वारा मूल रूप से ये शरीर में पहुंचता है। अब इसका क्या उपाय है? क्या कोई दवाई है? तो बोले दवाई तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसका जो टीका है, यानी तो टीका जो है, तो यहाँ दो वैज्ञानिक हैं। एक तो हैं साक, जोनास साक, जिन्होंने तो आप कह सकते हैं टीके का आविष्कार किया। पोलियो का जो टीका होता है उसका आविष्कार किया। लेकिन आप जानते हैं टीका आजकल लगता नहीं है, ये इतना प्रभावी नहीं था। इसलिए जो साबिन साहब हैं, साबिन नाम के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने मुख से पिलाने वाली जो दवा है, पिलाने वाली दवा, जिसको हम ओरल वैक्सीन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ये ओरल वैक्सीन है जिसको ड्रॉप वाइज पिलाया जाता है, और ये ओरल वैक्सीन है वो साबिन ने विकसित की। और भारत के अंदर यानी इंडिया में 1996 के अंदर जो आप कह सकते हैं पल्स पोलियो प्रोग्राम, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। तो यह आपको ध्यान रखना है कौन से ईयर में, तो बोले 1996 से ये स्टार्ट किया गया। इसके तहत आप कह सकते हैं 1 से 5 साल के जो बच्चे हैं, 0 से 5 साल मान लीजिए, जन्म के पश्चात से लेके आप कह सकते हैं 5 साल के बच्चे हैं, इनको ये
वैक्सीन है, एक टीकाकरण अभियान के तहत पिलाई जाती है। और इस तरीके से आप कह सकते हैं ये लगभग उन्मूलित हो चुका है। लेकिन अभी भी आप कह सकते हैं पिछले 5-7 साल में कोई 1-2 केस ऐसे पाए गए जिसकी वजह से अभी भी इसको कंटिन्यूस रखा गया प्रोग्राम को, ताकि ये उन्मूलित हो जाए। तो दोस्तों एक बहुत ही गंभीर समस्या थी। तो सरकार के प्रयासों से और आप कह सकते हैं जनता के सहयोग से ये रोग लगभग कंट्रोल में आ चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो रोग है वो है पोक के बाद में एड्स। तो एड्स जो A4 एड्स है इसको हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इसकी डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पर हम रोगों को शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, इसलिए एड्स को हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट रोग हम पढ़ेंगे चे, 10वां नंबर का देखो। तो चे4 आप कह सकते हैं चेचक कौन सा रोग है दोस्तों? तो यहाँ पर बोलेंगे चे4 10वें नंबर का चेचक। इसका नाम आपने सुना होगा, इसको अंग्रेजी में स्मॉल पॉक्स कहा जाता है और हिंदी में भारतीय परिवेश के अंदर कुछ ऐसी बीमारियां जो लाइलाज होती हैं उनको माता का नाम दिया जाता है कि ये माता यानी जो गोडेस है उसकी वजह से, यानी जो प्रकोप है और इसको प्रकोप समझ के कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं इसको बड़ी माता भारत में बोला जाता था, अभी उन्मूलित हो चुका है। लेकिन जो स्मॉल पॉक्स और जो चेचक है बहुत ही घातक रोग था और इसका रेलवे के एग्ज़ाम्स में और एसएससी के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि इसका जो विषाणु है उसका नाम क्या है, यानी चेचक कौन से विषाणु द्वारा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि वेरियोला विषाणु, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में इसको पूछा गया है कि चेचक का विषाणु का नाम कौन से विषाणु द्वारा होता है। तो आप कहेंगे वेरियोला जो विषाणु है उसके द्वारा चेचक रोग फैलता है। तो अब ये विषाणु ये कैसे, यानी कौन से अंग को मूल रूप से प्रभावित करेगा, तो हम यहाँ कहेंगे कि ये, वैसे तो आपने इसके बारे में सुना होगा, त्वचा पर चकत्ते हो जाते हैं, लेकिन देखिए इसमें गला यानी कंठ व श्वसन तंत्र मूल रूप से प्रभावित होता है, यानी गले वाला भाग और श्वसन तंत्र पे वायरस अटैक करता है। और फिर इसके बाद में इसका जो संक्रमण है वो कैसे होगा, तो हम कह सकते हैं इसका संक्रमण खांसने, छींकने व नज़दीकी संपर्क का मतलब है कि आप रोगी के बहुत ही ज़्यादा क्लोज फिजिकली टच हो रहे हैं उससे, तो उसको बोलते हैं नज़दीकी संपर्क। यानी जैसे पेशेंट खड़ा है, मैं उसके टच में हो गया, मेरी स्किन उससे टच हो गई, तो खांसने, छींकने व नज़दीकी संपर्क से ये फैलता है। तो दोस्तों ये रोग अभी होता नहीं है, लेकिन जिस टाइम होता था वो बहुत ही घातक था, बहुत ही जल्दी फैलता था। तो इसके जो लक्षण आते थे वो मूल रूप से आप कह सकते हैं कि खांसी वगैरह ये तो है ही है, लेकिन आप कह सकते हैं इसमें जो लक्षण आता था वो होता बुखार, उसके बाद में सिर दर्द और खांसी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इसमें जो लक्षण है जो काफ़ी फेमस लक्षण है कि जो त्वचा है, त्वचा पर लाल दाने, और ये जो लाल दाने हैं ये कैसे होते थे, फफोले टाइप में होते थे और पानी भरा होता था। इनके अंदर कैसा होता था, पानी भरा हुआ, यानी ऐसे फफोले से हो जाते हैं ना, लाल लाल रंग के, उसमें पानी भरा हुआ हो, इस तरीके के हो जाते थे। और ये त्वचा के ऊपर स्पेशली आप कह सकते हैं हाथों, पैरों और चेहरे पे ज़्यादा होते थे। और ये बाद में, यानी इनमें जब ये रोग ठीक होता या फिर ये दाने जब ख़त्म होते तो उस स्थान पर, यानी दाने के स्थान पर क्या हो जाता था, बोले दाने के स्थान पर गड्ढे हो जाते थे, है ना, वहाँ पर निशान छोड़ देता था और त्वचा में ऐसे गड्ढे हो जाते थे। आपको उदाहरण दें, जैसे आपने फिल्म स्टार ओम पुरी जी को देखा होगा, उनके चेहरे पे ऐसे खूब सारे 2 दाने से गड्ढे से थे, वो चेचक के ही, यानी ये जो स्मॉल पॉक्स है इस तरीके के निशान छोड़ जाता था जो बचता था। तो दोस्तों इसका उन्मूलन हो चुका है, तो इसलिए इसका जो टीका है यानी जो वैक्सीन है वो डेवलप की गई। और ये भी एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो चेचक का जो टीका है, चेचक का जो वैक्सीन है वो किसने खोज की। तो इसकी जो खोज है वो एक बहुत ही महान वैज्ञानिक हैं, सर एडवर्ड जेनर।
तो एडवर्ड जेनर नाम इससे ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि जेनर साहब ने चेचक के टीके की खोज की। तो दोस्तों यहाँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एडवर्ड जेनर जी ने खोज की, साथ में इसका जो विषाणु है वो वेरियोला विषाणु है और चेचक है वो वायरस जनित रोग है। और साथ में कभी जनरल साइंस में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि बड़ी माता किसे बोलते हैं, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये काफ़ी परेशानी वाला रोग था, लेकिन अब क्या हो गया है, इसका उन्मूलन हो चुका है, यानी यह रोग उन्मूलित हो चुका है। उन्मूलित का मतलब इरेडिक्ट, यानी अब नहीं होता, ख़त्म हो चुका है। जैसे पोलियो ख़त्म होने के कगार पे है, लेकिन ये ख़त्म हो चुका है। काफ़ी परेशान करने वाला रोग था। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट रोग है 11 नंबर पे। देखो 11 नंबर पे लिखा हुआ है छो, तो छो फॉर हम यहाँ लिखेंगे छोटी माता। जैसे ऊपर बड़ी माता पड़ा जिसको हमने चेचक बोला यानी स्मॉल पॉक्स कहा, ऐसे ही जो छोटी माता है उसको चिकन पॉक्स कहा जाता है। ठीक ऐसे ही ये फैलती है जैसे चेचक फैलता है, वही गला व श्वसन तंत्र को मूल रूप से प्रभावित करती है। खांसने और छींकने से नज़दीकी संपर्क से फैलता है। और इसके अलावा आप कह सकते हैं इस पर जो धड़ वाला भाग है उस पर दाने निकलते हैं, उन दानों में पानी नहीं भरता है या फिर उतना निशान नहीं छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ जो विषाणु का नाम है वो अलग है, तो ये विषाणु का नाम ही आपको ध्यान रखना है। बाकी सारे जो लक्षण हैं, चाहे बुखार, सिर दर्द, खांसी, दाने, लाल दाने, है ना, खांसने छींकने से फैलना, गले व श्वसन तंत्र से संबंधित, यही सारी चीज़ें इस रोग में भी पढ़नी है। लेकिन वो जनरल साइंस में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो ये जनरली नहीं आता है। बस इतना ध्यान रखना है कि ये एक ऐसा रोग है जो खांसने छींकने से फैलता है। और यहाँ पर आप कह सकते हैं इसका जो विषाणु है उसका नाम आता है। तो देखिए ऊपर वाले का नाम था वेरियोला विषाणु, और यहाँ पर जो विषाणु है उसका नाम है वेरिसेला जोस्टर। क्या नाम है? वेरिसेला जोस्टर। तो ये अंतर आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वेरिसेला जोस्टर है वो चिकन पॉक्स यानी छोटी माता, और वेरियोला जो विषाणु है वो चेचक यानी स्मॉल पॉक्स यानी बड़ी माता का कारक है। तो इस तरीके से बाकी इसकी जो वैक्सीन आती है वो अभी आने लग गई है, इसका बचाव हो सकता है। और वैसे ये इतना घातक नहीं है, यानी ये एक बार होता है लाइफ में, उसके बाद में नहीं होता। ये घातक था, ये जानलेवा था, लेकिन ये घातक नहीं होता है। तो दोस्तों ये तो अभी भी होता है, ये नहीं होता है। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट रोग है डेफोर डेंगू। तो डेंगू के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि हर साल मौसमी बीमारियों के रूप में ये होता है। जानलेवा भी है, काफ़ी घातक रोग है। लेकिन इस रोग की खास बात क्या है, तो बोले इसको हम एक उपनाम दिया था हमने, हड्डी तोड़ बुखार। क्या नाम दिया था? हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बोन फीवर। यानी ऐसा रोग जिसमें इतना दर्द होता है कि जैसे हड्डियां टूट रही हों, ब्रेक बोन फीवर इसको कहते हैं। और साथ में दोस्तों इसको हेमरेजिक बुखार भी बोल सकते हैं, हेमोरेजिक फीवर। यानी इसका मतलब यह है कि इस रोग के अंदर शरीर में रक्त वाहिनियाँ फट सकती हैं और ब्लीडिंग हो सकती है। तो हेमोरेजिक का मतलब होता है कि रक्त वाहिनियों का अंदर ही फट जाना, जैसे दिमाग की नस का फटना, अंदर शरीर के अंदर अंगों में रक्त वाहिनियों का फटना, जिससे रक्त स्राव होता है और रोगी की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसको हीमोरेजिक फीवर भी कहते हैं। तो ये हीमोरेजिक जो फीवर है ये अंग्रेजी शब्द है दोस्तों, इसलिए आपको यहाँ पर इसमें ऐसे ज़्यादा जोर नहीं देना, हीमोरेजिक फीवर। लेकिन फिर भी ध्यान रखना है, हिंदी में कई बार इसको यूज कर लिया जाता है, हीमोरेजिक बुखार फीवर कौन सा है। तो ये दोनों उपनाम याद रखने हैं। अब देखिए ये एक विषाणु के द्वारा होता है, ये हमें पता है, लेकिन यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों कि ये विषाणु हमारे शरीर में अपने आप नहीं आता है, किसी वाहक के द्वारा आता है। तो इसके विषाणु को वैसे कहा जाए तो आर्बो विषाणु कहते हैं। क्या कहते हैं इसके विषाणु को? आर्बो विषाणु कहा जाता है। आर्बो वायरस यानी डेंगू का जो विषाणु है उसको आर्बो विषाणु कहते हैं। अब दोस्तों ये जो विषाणु है ये हमारे शरीर पर कैसे पहुंचता है, तो बोले ये विषाणु हमारे शरीर में एक विशेष
इंसेक्ट है, एक मच्छर है जिसको मादा एडीज इजिप्टाई या इजिप्टी नाम से कहा जाता है, यानी फीमेल एडीज इजिप्टाई मॉस्किटो है। इस मच्छर का नाम क्या है? ये एक मच्छर है और इस मच्छर के काटने से ये रोग होता है। यानी ये मच्छर के शरीर में क्या है, बोले रोगी व्यक्ति को जब काटेगा तो इसके शरीर में आर्बो विषाणु आ जाएगा और ये आर्बो जो विषाणु है ये खुद हमारे शरीर में चल के नहीं आएगा। ये मच्छर जब एक स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तब ये हमारे शरीर में आएगा। तो दोस्तों यहाँ ये याद रखना है कि विषाणु, डेंगू का जो कारक है वो तो है आर्बो विषाणु, यानी अलग से विषाणु है, वो तो एक विषाणु है, लेकिन इसका जो वाहक है वो है मच्छर है। तो कई बार प्रश्न ऐसे आता है कि डेंगू का कारक है, उसमें पहला ऑप्शन आता है मच्छर, तो हम थोड़ा सा गलती कर बैठते हैं। उस समय क्या देखते हैं कि साहब मच्छर से होता है, तो हम उसको टिक कर देते हैं, जबकि उसका कारक क्या है? विषाणु है, विषाणु की वजह से हो रहा है। मच्छर तो सिर्फ वाहक है, रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में उस विषाणु को ले जाने का काम करता है। तो आपको इस विशेष तौर पे याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें कि साहब इसके लक्षण क्या आएंगे जब ये रोग होगा, तो देखिए इसमें सबसे जो मेन लक्षण है वो होता है कि तेज बुखार आता है, हाई फीवर आता है, और हाई फीवर के बाद में आप कह सकते हैं सिर दर्द होगा, बहुत भयंकर सिर दर्द होगा, और हाथ पैरों में दर्द होगा, ऐसे लगेगा बिल्कुल भी मतलब शरीर में जान नहीं है और बहुत ही दर्द होगा, और अत्यधिक थकान आएगी, बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी। इसके अलावा क्या होगा? बोले इसके अलावा रोगी को उल्टी व जी मिचलाना, है ना, जिसको जी मिचलाने को बोलते हैं नोजिया, तो उल्टी व जी मिचलाना ये थोड़ा सा अपने रोजमर्रा की भाषा का शब्द है, इसको अंग्रेजी के अंदर नोजिया व वोमिटिंग कहते हैं, नोजिया व वोमिटिंग। तो दोस्तों अब रोगी को ऐसी कंडीशन होगी तो इसको भूख भी नहीं लगेगी। तो ये तो लक्षण है, हम जानते हैं, भली भांति वाकिफ हैं, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि डेंगू जो है कौन सा कारक की वजह से होता है, तो हम बोलेंगे विषाणु की वजह से, यानी विषाणु जनित, जीवाणु जनित, इस तरीके से हमें कैटेगराइज करना है, बोलिए विषाणु के द्वारा होता है। अब बोले प्रश्न ऐसे आता है कि डेंगू का कारक है विषाणु या मच्छर, तो हमें बताना है विषाणु होता है, क्योंकि मच्छर तो इसका वाहक है। तो कौन सा मच्छर वाहक है? तो बोले मादा एडिज इजिप्टाई। और यहाँ पर स्पेशली एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसको टाइगर मच्छर बोलते हैं। एडिज इजिप्टाई को कौन सा मच्छर बोलते हैं? टाइगर मच्छर। इस टाइगर के जैसे शरीर पे धारियां होती हैं, वैसे इस मच्छर के शरीर पे धारियां होती हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया टाइगर मच्छर। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, टाइगर मच्छर साथ में इसका जो नाम है वो, और विशेष तौर पे आपको याद रखना है इसके उपनाम डेंगू के, कि हड्डी तोड़ बुखार या हेमरेजिक फीवर कौन सा है। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्या डेंगू का कोई उपाय है या फिर कोई टीका है? तो बोले टीके का ट्रायल तो चल रहा है, एक टीका आया भी था बीच में, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन यहाँ पे यानी वैक्सीन नहीं महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन इसकी जो जांच है उसका आजकल 1-2 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है आपने इसका नाम सुना होगा, टोर्निक्वेट टेस्ट। तो देखो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डेंगू की जांच, जैसे विभिन्न रोगों की जांच के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ टोर्निक्वेट टेस्ट है, ये डेंगू की जांच के लिए किया जाता है। तो इसमें जो इलाज है, उस इलाज के दौरान एक सावधानी रखी जाती है, और वो है इसमें एस्प्रिन नहीं देते। एस्प्रिन एक ऐसी दवा है जो बुखार उतारती है, यहाँ बुखार है, लेकिन ये साथ साथ में रक्त का थक्का बनने से भी रोकती है। तो इस रोग में तो वैसे ही आप कह सकते हैं रक्त का थक्का नहीं बनता है, जल्द यानी हेमरेजिक फीवर है, यानी रक्त बहने लगता है, इसलिए एस्प्रिन दवाई है वो नहीं दी जाती। तो एस्प्रिन को आप कह सकते हैं एस्प्रिन दवा नहीं दी जाती। स्पेशली आपको ये ध्यान रखना है, बाई चांस कभी क्वेश्चन आ जाए कि डेंगू बुखार में कौन सी दवा नहीं दी जाती, तो उसमें एस्प्रिन, पैरासीटामोल ऐसे लिखा हुआ रहे, तो आपको ध्यान रखना है एस्प्रिन नाम की जो बुखार उतारने वाली जो एंटीपायरेटिक मेडिसिन है वो नहीं दी जाती है, उसकी जगह पैरासीटामोल दी जाती है। ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है। साथ में इसके जो लक्षण हैं उनके बारे में हमने पढ़ा
लेकिन एक क्लिनिकल जो डेटा है, पैरामीटर है, वो आपको ध्यान रखना है कि डेंगू बुखार के अंदर कौन सी रक्त कोशिका की कमी आ जाती है। तो बोले डेंगू बुखार में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब ये है कि हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स नाम सुना होगा आपने, जिनको हम बिंबाणु बोलते हैं या फिर इसको हम पट्टिकाणु भी कह सकते हैं। तो जो बिंबाणु या जो प्लेटलेट्स हैं की संख्या काफ़ी कम हो जाती है। क्या हो जाती है? संख्या कम। तो उसको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो डेंगू बुखार में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, यानी प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु की संख्या कम हो जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक तो ध्यान रखना है कौन सी रक्त कोशिका की कमी हो जाती है। तो बोले प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। कौन सी मेडिसिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है यानी नहीं ली जाती, निषेध है, वो है बोलेंगे एस्प्रिन। और किस जाँच के द्वारा डेंगू का पता लगाया जाता है? बोले टोर्निक्वेट टेस्ट। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि कौन सा जो मच्छर है वो बोले टाइगर मच्छर के काटने से होता है यानी इसका वाहक है। मच्छर का नाम हमें ध्यान रखना है, विषाणु का नाम ध्यान रखना है, डेंगू के उपनाम याद रखने हैं और साथ में ये तो याद रखना है कि डेंगू एक विषाणुजनित रोग है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट जो रोग है वो है डे के बाद में 13 नंबर पे गै लिखा हुआ है। तो गै से हम यहाँ बताएंगे साहब गलसुआ। तो गलसुआ जो है इसको अंग्रेजी में मम्प्स कहा जाता है, हिंदी में इसको कन्फेड भी कहते हैं। कन्फेड मतलब कनपटी में यहाँ पर सूजन, हालांकि सूजन मारने से भी आ सकती है, लेकिन ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो हमारी जो लाल ग्रंथि है उसके अंदर ये संक्रमण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो विषाणु है उस विषाणु का नाम है पैरामिक्सोवायरस। पैरामिक्सोवायरस है ये विषाणु। और कौन सा रोग कर रहा था? तो बोले मीजल्स रोग को, है ना, खसरे में भी यही था। तो ये पैरामिक्सोवायरस है। साथ में हम कह सकते हैं प्रभावित अंग कौन सा है? तो अभी मैंने कहा कनपटी सूज जाती है। तो कनपटी पर यहाँ पर जो है एक लार ग्रंथि होती है जिसका नाम है पैरोटिड लार ग्रंथि। तो हम यहाँ बोलेंगे प्रभावित अंग है लार ग्रंथि। तो आपको याद रखना है कि जो मम्प्स यानी गलसुआ जो रोग है ये लार ग्रंथि से संबंधित है। और कौन सी लार ग्रंथि? तो हम बोलेंगे पैरोटिड नाम की लार ग्रंथि है, उसमें सूजन आती है, इसलिए इसको पैरोटाइटिस भी कहा जाता है। अन्य नाम क्या है इसको? पैरोटाइटिस भी कहते हैं, यानी पैरोटिड के अंदर सूजन। तो बोले लार ग्रंथि से संबंधित रोग है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ है कि गलसुआ किस अंग से संबंधित है? बोले लार ग्रंथि से संबंधित। विषाणुजनित रोग है ही, ये तो ध्यान रखना है ही। साथ में बोले ये पैरोटिड ग्रंथि को सूजन वो संक्रमित कर देता है, तो इसलिए आप कह सकते हैं पैरोटाइटिस करता है। अब इसके अंदर इसके जो लक्षण हैं, तो हम लक्षण क्या बताएंगे? बोले बुखार आएगा, गले में दर्द होगा, यहाँ कनपटी पे दर्द होगा, सूजन आ जाएगी, इसी तरीके से है। लेकिन संक्रमण कैसे होगा? तो हम कह सकते हैं संक्रमण खांसने छींकने से हो सकता है। खांसने में छींकने से एक तो, एक साथ में रोगी की जो लार है, रोगी की लार द्वारा, अगर लार से मान लीजिए कोई चीज़ टच में आ गई तो हमें रोग हो सकता है, हम भी उससे संक्रमित हो सकते हैं। इसके अलावा इसके जो लक्षण की अगर बात करें तो लक्षणों में तो हम कह सकते हैं सीधे ही साहब बुखार आएगी एक तो, क्योंकि कोई भी संक्रमण होता है तो बुखार तो आना तय है। बुखार के अलावा बोले और क्या होगा? तो बोले यहाँ पर जो हमारे जो कनपटी है यानी गालों में आपके कान के पास में सूजन व दर्द, कान के पास क्या हो जाएगा? सूजन होगी, वह दर्द होगा। तो अब दोस्तों इसका घरेलू उपचार क्या है? तो आपने पुराने समय में सुना होगा कि जिसको गलसुआ हो जाता था वो बाहर से एक नमक की जो डली है, पहले नमक है वो पाउडर फॉर्म में नहीं आता था, गाँव के अंदर यूज करते थे, बड़ी बड़ी मिश्री जैसे, कहने का मतलब क्रिस्टल, फिटकरी जैसे क्रिस्टल आते थे, तो उनको बाहर से घुमाते थे। हालांकि वो उनका जो कंसेप्ट था वो सही नहीं था। उसका कंसेप्ट ये है कि नमक का जो घोल होता है
वो अगर थोड़ा सा गाढ़ा घोल बना लें तो हाइपरटोनिक होता है, आप जानते हैं। उसको जब गले में लेके उसका गरारा करेंगे, है ना, तो उससे क्या है, यहाँ के अंदर के जो जम्स हैं उनका ख़त्म होने के चांसेस हो जाते हैं। तो बोले नमक के गरारे करने चाहिए, साथ में जो एंटीबायोटिक है या जो अन्य इन्फेक्शन को रोकने के लिए वो तो दी जाती है, लेकिन हमें यहाँ पर ज़्यादा जोर नहीं देना है इसके पर। यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि इसका वैक्सीन आ चुका है, तो इसका जो टीका है या फिर जो वैक्सीन है वो कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 रोगों का सम्मिलित टीका है। इसको हमने MMR वैक्सीन कहा था, पिछली क्लास में बताया था। यानी पहला M तो मम्स के लिए या फिर मीजल्स के लिए बोल दो, मीजल्स यानी खसरा, दूसरा M है मम्स यानी गलसुआ, और तीसरा है रूबेला, यानी ये आप कह सकते हैं खसरे जैसा ही एक वायरस है जो काफ़ी घातक होता है। तो MMR जो वैक्सीन है ये आजकल लगाई जाती है, यानी MMR टीका जो है ये लगाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, गलसुए के लिए और खसरे के लिए, दोनों के लिए है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, 14 नंबर पे है ई का मतलब इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा, तो देखो इन्फ्लुएंजा जो है इसको फ्लू बोलते हैं सामान्यतः। क्या बोलते हैं? फ्लू। और अपनी जनरल जानकारी के लिए आप कह सकते हैं कि जो उसको हम आम भाषा में बोलते हैं वायरल बुखार आ गया। मौसम चेंज होता है तो उस समय कहते हैं कि साहब इस बुखार आ रहा है, सर्दी लग के आ रहा है और शरीर में दर्द भी हो रहा है, और कहने का मतलब बहुत ज़्यादा थकान हो रखी है और खांसी छींकें ये तो आ ही रही हैं, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंजा। तो सामान्यतः इसको क्या बोला जाता है? बोले सामान्यतः इसे फ्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लू। अब दोस्तों ये जो फ्लू है, यानी जो इन्फ्लुएंजा में फ्लू वैसे भी आ रहा है, तो ये जो फ्लू है इसका जो कारक है यानी जो विषाणु है वो कौन सा है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो विषाणु है उसका नाम है मिक्सो वायरस। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ ध्यान रखना है। और इसका जो प्रभावित अंग है वो आप जानते हैं साहब, जब फ्लू होगा, जुकाम जैसे लक्षण आएंगे, तो हम कह सकते हैं गला और श्वसन तंत्र, साथ में नाक को भी शामिल कर लेंगे। वो नाक श्वसन तंत्र का ही भाग आ गया, लेकिन नाक का जो आप कह सकते हैं मार्ग अंदर का जो है, या जिसको नाक ना बोल के नासिका मार्ग कह सकते हैं, अंदर से नाक वाला जो पूरा रूट है उसमें एक तरीके से संक्रमण होता है। तो देखिए यहाँ पर लक्षण क्या आएंगे, तो लक्षण तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साहब एक तो आता है बुखार, सबको पता है वायरल बुखार आता है। फिर बोले सर्दी लगती है, यानी कंपकंपी छूटती है, सर्दी लगती है। साथ में क्या होता है? बोले बहुत ज़्यादा थकान आती है। और क्या होता है? बोले मांसपेशियों में दर्द होता है। ये तो है ही, मांसपेशियों में दर्द यानी हाथ पैरों में से बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जैसे किसने कुटाई कर दी हो, इस तरीके से दर्द होता है। साथ में क्या होता है? बोले नाक बहता है, यानी नेजल सिक्रेशन बढ़ता है। गले में खराश होती है ना, गले में खराश हो जाती है। तो ये तो ऐसे लक्षण हैं जिनको हम जानते हैं अच्छी तरीके से, जुकाम में भी होते हैं ऐसे। इसके अलावा बात करें गले में खराश के बाद में, तो बोले कि साहब खांसी भी आती है। तो इस तरीके से ये सर्दी जुकाम वाले ही लक्षण हैं, इसी को हम इन्फ्लुएंजा बोल रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। तो जल्दी से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बाय वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ में दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।